तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है इन विच ईयर अ पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ईटी पॉल। अब देखिए एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर के बारे में बात करी गई है जिनका नाम है ईटी पॉल। तो ईटी पॉल के बारे में क्या बताया गया है कि इन्होंने एक म्यूजिक बुक को पब्लिश किया था, ठीक है, और उसका एक पिक्चर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर का नाम था डॉन ऑफ द सेंचुरी, ठीक है, जिसका कवर पेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग ने बना भी दिया है, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, यही कवर पेज था उसका। अब आपको ये बताना है कि किस ईयर में इसको पब्लिश किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1880s, दूसरा दिया गया है 1900s। अब अगर पहली बात एक चीज समझ लीजिएगा, ये जो बुक है ये मेनली क्या बता रही है, तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने वाला था उससे रिलेटेड ये बात बता रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारी मशीनें रखी हुई हैं, ठीक है। देखिए कुछ नई नई इन्वेंशंस टाइप के दिखाए गए हैं और मतलब एक फेरी टेल टाइप का दिखाया गया है कि आने वाला जो ज़माना है, जो आगे पीरियड होगा बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इन्होंने 1900 में इसको क्रिएट किया था, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया व्हाट रिफर्स टू द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन। अब मेडिटेरेनियन सी आपको पता होगा, इसके ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, मतलब इसके ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी है, ठीक है। अब इसके ईस्ट में पूछा गया है जो मेनली एशिया है उसको और क्या कहा जाता है बताना है, तो ये ओरिएंट कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एंग्लो का मतलब क्या होता है? एंग्लो का मतलब होता है इंग्लैंड एक तरीके से, ठीक है। एंग्लो का मतलब याद रखिएगा क्योंकि एंग्लो पूछ लेते हैं, एंग्लो का मतलब है इंग्लैंड या ब्रिटिश। नीग्रो कौन होते हैं? तो जो मेनली अगर आप देखेंगे इक्वेटर पे कई सारी ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जिसमें लोग बहुत लंबे चौड़े होते हैं, तो एक तरीके की रेस है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब देखिए प्रोटो इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ दिन पहले की बात हो रही है, कुछ साल पहले की बात यहाँ पर हो रही है। तो प्रोटो का मतलब होता है कुछ वर्ष पहले की बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क होता था, मतलब एक तरीके से जो एक प्रक्रिया जो चलती थी वो कमर्शियल एक्सचेंजेस होते थे। बिल्कुल सही बात है, आपस में लोग क्या करते थे, चीजों को एक्सचेंज करते थे और एक्सचेंज के थ्रू ही पूरा पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था, ठीक है। बिल्कुल सही है, इट वाज कंट्रोल्ड। अब इसको कंट्रोल कौन करता था? तो ये जो कमर्शियल एक्सचेंजेस होते थे इसको कंट्रोल करने के लिए मर्चेंट्स होते थे। एंड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले क्या था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो क्या था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप हो गई। लेकिन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीरियड है उसमें अगर आप क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि जो भी प्रोडक्शन होता था घरों में होता था। अब घर तो एक दो तो होंगे नहीं, बहुत सारे घर होंगे, तो हर घर जो था वो क्या बन गया था, एक तरीके की छोटी छोटी इंडस्ट्री टाइप की बन गई थी। छोटे छोटे कारखाने सबने अपने घरों में ही लगा लिए थे। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि फैमिली फार्म्स में मेनली प्रोडक्शन होता था, उसमें फैक्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। और वही कमर्शियल एक्सचेंजेस, मतलब जो भी प्रोडक्शन होता था वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता चला जाता था, और उसको कंट्रोल करने के लिए मर्चेंट्स रखे गए थे जो ये काम करते थे। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप इन बाय द डैश। अब देखिए जो सबसे पहली जो फैक्ट्रीज आई हैं इंग्लैंड में वो कब आई हैं, तो 1730s के काल में आई है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द डैश। अब देखिए रिचर्ड आर्कराइट ने कुछ स्पिनिंग मिल टाइप की, स्पिनिंग मशीन टाइप की इन्होंने क्रिएट करी है, जिसकी आप फोटो देख सकते हैं। ये कहाँ पर यूज हुई, इसको क्या कहते हैं बताना है। तो ये कॉटन मिल है, मेनली इसको कॉटन की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें मिल के रूप में इसको यूज किया था। ये एक स्पिनिंग मिल है, ठीक है, इसको और क्या कह सकते हैं, स्पिनिंग मिल भी इसको कहा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाए स्पिनिंग मिल किसने डिस्कवर किया या कि जिसने क्रिएट किया, ये भी रिचर्ड आर्कराइट हो जाएंगे। और कॉटन मिल अगर पूछा जाएगा तो ये भी रिचर्ड आर्कराइट हो जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन है, हु इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781। अभी जो स्टीम इंजन दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको इम्प्रूव, देखिए इसको, इसका आविष्कार नहीं है, इसको आविष्कार एक तरीके से नहीं देखेंगे हम लोग, इसको मेनली इम्प्रूव्ड वर्जन इसका कौन लेके आया था, तो ये जेम्स वॉट लेके आए थे, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड वर्जन जो स्टीम इंजन का लेके आए वो जेम्स वॉट लेके आए थे, और इन्होंने पेटेंट करा लिया था कब, 1781 में। और ये जो स्टीम इंजन है ये मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा आगे काम होने वाला है। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका बेस जो है वो क्या है, स्टीम इंजन है। और यही स्टीम इंजन पे क्या चलती थी, रेलगाड़ियां जो थी, रेलवे जो था पहले स्टीम इंजन पे बेस्ड होता था, अब हालांकि इसको डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया है।
अगले पे आते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट फिर से दिए हैं। स्पिनिंग जनी, अब देखिए स्पिनिंग जनी जो थी उसको किसने क्रिएट किया था, तो उसको क्रिएट किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। कब क्रिएट किया गया था, 1764 में इसको क्रिएट किया गया था। अब स्पिनिंग जनी से हुआ क्या, जब स्पिनिंग जनी क्रिएट हुई तो जो अभी तक एक तरीके से जो स्पिनिंग प्रोसेस होता था बहुत धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस था, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, लेबर भी बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन स्पिनिंग जनी के क्रिएट होने से क्या हो गया था कि जो स्पीड थी, मतलब जो स्पिनिंग प्रोसेस था वो तेज हो गया था, और जो लेबर की डिमांड थी, अब क्योंकि कम मतलब कुछ ही लोग इसको चला सकते थे और ज़्यादा प्रोडक्शन ये खुद ही ये कर सकता था, तो लेबर जो पहले बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे उनकी लेबर की डिमांड भी अब कम हो गई थी स्पिनिंग जनी के क्रिएट होने से, ठीक है। तो एक तरीके की मशीन है, मेनली याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया, बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील अ वर्कर कुड सेट इन मोशन अ नंबर ऑफ स्पिंडल्स। अब देखिए एक व्हील के घुमाने से यहाँ पर कई सारे स्पिंडल जो है टर्न हो जाते हैं और कई सारे थ्रेड जो है एक साथ में बन जाते हैं, ये यहाँ पर बताई गई दोनों बातें बिल्कुल सही है। वहां पर क्या था, एक इंसान एक ही थ्रेड बना रहा था, यहाँ पर केवल एक मशीन है जिसको एक इंसान चला रहा है और उसमें कई सारी थ्रेड्स क्रिएट करी जा रही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन में कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड द डैश। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया की कंटेक्स्ट में पूछा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, इन्होंने एक पेड सर्वेंट को लगा लिया था और उसका नाम बताना, उसको क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। टू सुपरवाइज वीवर्स, अब जो हथकरघा मतलब जो वीवर्स होते थे, ठीक है, उनसे उनको मतलब एक तरीके से सुपरवाइज करना, उनके सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे। जो भी उनको काम दिया जाता था, मतलब जो भी उनको एक तरीके से प्रोडक्शन का काम दिया जाता था, उनसे लेने का काम भी कौन करता था, यही लोग करते थे, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती थी। और जो क्लॉथ ये लोग बना रहे थे, मतलब जो वीवर जो क्लॉथ बनाया करते थे, उसकी क्वालिटी को भी यही चेक करते थे। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर क्वालिटी खराब होती थी या मान लीजिए कपड़े में कुछ दिक्कतें आती थी, तो इन वीवर्स को मारा भी बहुत जाता था। तो इनको क्या कहता है, ऐसा कौन कर रहा था, तो ऐसे कर रहे थे गोमस्ताज, ठीक है। तो इनको गोमस्त कहते हैं, गोमस्ताज जो लिखा है उसको आप पढ़िए ऐसे ही, ठीक है। तो इसको गोमस्त भी कह सकते हैं, गोमस्ताज भी कहा जाता है। और इसको अपॉइंट कौन करता था, तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती थी। अगले क्वेश्चन में कहा गया नाइन्थ में, ब्रिटिश प्रोनाउंस द वर्ड सिपाही एज डैश। अब देखिए ब्रिटिश जो थे वो सिपाही वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करते थे, तो इनको सिपॉयज कहते थे। क्या कहते थे, सिपॉयज कहते थे, और इसका मतलब था इंडियन सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ ब्रिटिश। तो सिपॉयज कौन थे, सिपॉयज बेसिकली इंडियन सोल्जर्स थे, मतलब भारत के ही सोल्जर्स थे, लेकिन ये किसके लिए सर्विस कर रहे थे, तो ब्रिटिशर के लिए सर्विस कर रहे थे। अगले पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10th है, द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप इन द डैश एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। तो जो पहली कॉटन मिल सेटअप हुई है बॉम्बे में, याद रखिएगा पहली कॉटन मिल करके पूछी जाती है कि पहली कॉटन मिल, याद रखिए कॉटन मिल पहली है, कहाँ सेटअप हुई, बॉम्बे में सेटअप हुई। अब देखिए बॉम्बे में क्यों सेटअप करी गई, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र और गुजरात इसके पास में है, और यही दो ऐसी जगह है जहाँ से क्या मिलता था, रॉ मटेरियल मिलता था। और फैक्ट्रीज मेनली उन्हीं जगह पे सेटअप करी जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो वही बताना है यहाँ पर कि पहली जो कॉटन मिल बनी है वो कब बनी है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो 1854 में इसको सेटअप किया गया था, लेकिन जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 2 साल प्रोडक्शन स्टार्ट होने में लग गया, मतलब 1856 से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए जूट के बारे में बात करी गई। अब जूट के लिए अगर आप देखेंगे सबसे फेमस जो जगह है वो कौन सी है, आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे अगर देखेंगे तो ये दोनों एक ही हुआ करते थे, और क्या कहा जाता था, इनको बंगाल कहा जाता था। इसीलिए जब जूट की पहली फैक्ट्री लगी वो कहाँ पर लगी है, बंगाल में लगी है, मतलब जूट की पहली मिल कहाँ लगी, बंगाल में। पहली मिल कब सेटअप हुई है आपको यहाँ पर बताना है, तो पहली मिल सेटअप हुई है 1855 में। तो आपने अभी क्या देखा था कि कॉटन मिल 1854 में और जूट की जो मिल आई 1855 में आई, मतलब 1 साल का ही दोनों में डिफरेंस है। अगले पे आते हैं एल्गिन मिल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो एल्गिन मिल है वो 1860s में इसको सेटअप किया गया था, लेकिन ये कहाँ स्टार्ट हुई थी, कहाँ इसको सेटअप किया गया था, ये आपको बताना है। 1860s में ये कानपुर में सेटअप करी गई थी। हालांकि अब ये बिल्कुल बंद हो चुकी है, अब यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। कानपुर जो है उसको क्या बोलते थे, मैनचेस्टर बोलते थे, किसका, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसको मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहा जाता है,
ठीक है, यूपी कहा जाता था, लेकिन अब हालांकि मैनचेस्टर नहीं रह गया, अब तो ये आखिरी के अपने दिन कुछ गिन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन कहा गया, बंगाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की बात हो रही है, द्वारकानाथ टैगोर। अब इनके बारे में सुना जरूर सबने होगा, या इनके जो बच्चे थे उनके बारे में सुना होगा। चलिए आप लोग बताइएगा, इनके पुत्र का क्या नाम था, इनके सन का आप लोग नाम बताइएगा। बहुत ही फेमस इनके पुत्र हैं, उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। मेड हिज फॉर्च्यून इन चाइना स्ट्रेट। अब देखिए, ये एक तरीके से बिजनेसमैन टाइप के थे। इन्होंने अपना जो भी किस्मत थी वो कहाँ आजमाई थी, चाइना के साथ इन्होंने ट्रेड किया। बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, बाद में इन्होंने इंडस्ट्रियल में कुछ इन्वेस्टमेंट करने लग गए। सेट अप डैश जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इन्होंने कितनी जॉइंट स्टॉक कंपनीज को सेटअप किया था 1830s और 1840s में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इन्होंने टोटल अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो थी उनको सेटअप किया था। ठीक है, किसके किसके बीच में, 1830s और 1840s में। अगले पे आते हैं, सेठ हुकुमचंद। अब देखिए यहाँ पर भी एक और इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन के बारे में बात करी जा रही है। अभी हमने देखा जो बिजनेसमैन थे वो बंगाल के थे, अब जो हुकुमचंद है वो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन है। हु सेटअप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन दी डैश। अब देखिए, इन्होंने जो पहली जूट मिल सेटअप करी थी वो कहाँ करी थी, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, ये कलकत्ता में मेनली जूट मिल सेटअप होंगी, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता था। लेकिन जो इन्होंने पहली इंडियन, देखिए यहाँ पर कहा गया इंडियन जूट मिल है ये। अभी जो हमने देखा था 1855 वाली, वो इंडियन नहीं थी, उसको किसने सेटअप किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको सेटअप किया था। लेकिन अब जो जूट मिल है जो सेठ हुकुमचंद सेटअप कर रहे हैं, ये इंडियन, मतलब एक इंडियन पर्सन ने जूट मिल सेटअप कर रहा है 1917 में। ठीक है, और जो भी इससे प्रोडक्शन होता था वो चाइना के साथ उसका ट्रेड भी होता था, तो ये कहाँ पे सेटअप हुई थी, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ डैश टू गेट न्यू रिक्रूट्स। अब देखिए, अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लेबर चाहिए होते हैं, क्योंकि उस समय मशीन इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो लेबर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे। अब लेबर्स अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए लेबर का रिक्रूटमेंट करना होगा। अब लेबर का रिक्रूटमेंट अंग्रेज तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं, वो तो शौक में अपने बिजी रहते थे। तो इसके लिए क्या करते थे, जॉबर्स को उन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, जॉबर्स क्या करते थे, मेनली जो भी काम करना चाहता था, मेनली उनके जो गाँव के लोग होते थे, उनको वो अपने इंडस्ट्रीज में ले आते थे और वहाँ पे उनसे काम करवाते थे, मतलब एक तरीके से उनको नौकरी देते थे। और इस नौकरी के मतलब एवज में क्या करते थे, ये इनसे कुछ गिफ्ट्स लेते थे, कुछ पैसा लेते थे, ये सब चीजें भी रहती थी। तो इनका नाम क्या था, इनको जॉबर्स कहा जाता था। अगले पे आते हैं, आइडेंटिफाई। ये आज का आखिरी सवाल रहेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फ्लाई शटल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो फ्लाई शटल क्या होता है, अगर आप कभी यूट्यूब पे सर्च किए होंगे, तो एक ऐसी चूहे जैसी चीज होती है जो ऐसे ऐसे करके एक मोशन करती है। ठीक है, रेसिप्रोकेटरी मोशन करती है, और जो कपड़ा होता है वो ऐसे ऐसे करके बुनता चला जाता है। तो वही फ्लाई शटल है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है यूज फॉर वीविंग, मूव्ड बाय मींस ऑफ रोप्स एंड पुलीज। तो हालांकि अब तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया है, पूरा मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो ये रोप से और पुलिस से चलता था। बिल्कुल सही बात है, फ्लाई शटल। इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स इनटू द वर्टिकल थ्रेड। तो जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड है उसको किस पे प्लेस करता है, वर्टिकल थ्रेड पे। क्योंकि आप कोई भी कपड़ा देखेंगे तो कपड़े में क्या होता है, जो थ्रेड है, ये थ्रेड हो गई, जैसे मान लीजिए कई सारी ऐसे थ्रेड लगी हुई हैं, तो इसके ऊपर जब वर्टिकल थ्रेड लगा दी जाती है ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या बन जाता है, एक प्रॉपर क्लॉथ बन जाता है। तो वही काम कौन करता है, फ्लाई शटल करती है। वही बात यहाँ पर दी गई, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड है उसको वेफ्ट कहा जाता है, याद रखिएगा, और जो वर्टिकल थ्रेड होती है उसको वार्प कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा आ सकता है। The invention of fly shuttle made it possible for weavers to operate large looms and weave wide pieces of cloth। अब देखिए, अभी तक जो क्लॉथ बनते थे वो बहुत छोटे होते थे। ठीक है, बहुत बड़ा बनाना उनको बहुत कठिन होता था, और एक तरीके से भी देखा जाए कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो फ्लाई शटल बना, फ्लाई शटल के बनने से क्या हो गया कि बड़े बड़े लूम्स बनाए गए, और जो क्लॉथ बनाया जाता था बड़े उसमें बनाया जाता था, मतलब वाइड क्लॉथ यहाँ पर बनने लगे। तो तीनों बातें जो दी फ्लाई शटल से रिलेटेड दी गई बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए, जैसे स्टेपलर कौन है, पर्सन हु स्टेपल्स और सॉल्ट्स वुल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। तो फाइबर के हिसाब से जो सॉल्टिंग करता है वुल की, उसको क्या कहता है, स्टेपलर कहा जाता है। ठीक है, फुलर कौन होता है, पर्सन हु फुल्स दैट इज गैदर्स क्लॉथ बाय प्लीटिंग। अब ये क्या करता है, क्लॉथ को गैदर करता है प्लीट करके, ये चीज उसको फुलर कहा गया है। कार्डिंग क्या होता है,
द प्रोसेस इन विच फाइबर सच एज कॉटन और वुल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी फाइबर होते हैं उसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है स्पिनिंग करने से पहले। अब फाइबर चाहे कॉटन का फाइबर हो या तो वुल का फाइबर हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी हर एक चैप्टर के हम लोग ने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, उसको आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट लगी हुई है। और अपना रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो जो हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।